हेलो स्टूडेंट्स, हमने रेस्पिरेटरी सिस्टम कंप्लीट कर लिया था। नेक्स्ट चैप्टर इज एंडोक्राइन सिस्टम। एंडोक्राइन सिस्टम बताने से पहले मैं आपको इंट्रोडक्शन देना चाहूँगी कि एंडोक्राइन डक्ट्स होती क्या है। एंडोक्राइन दो तरफ की ग्लैंड्स प्रेजेंट होती है, एक होती है एक्सोक्राइन ग्लैंड और एक होती है एंडोक्राइन ग्लैंड। इन ग्लैंड्स का क्या काम होता है? एक्सोक्राइन ग्लैंड्स की सीक्रेशन डक्ट के थ्रू टारगेट ऑर्गन तक पहुँचते हैं, लेकिन एंडोक्राइन सिस्टम में एंडोक्राइन जो ग्लैंड्स होती है इनके सीक्रेशन डायरेक्ट ब्लड में होते हैं और ब्लड ही इन टारगेट ऑर्गन तक पहुंचाता है सीक्रेशंस को। ठीक है, तो एंडोक्राइन क्या हुए? एंडोक्राइन ग्लैंड्स आर दोज ग्लैंड्स विच secrete their secretions in blood and blood reaches blood carrier these secretion to the target organs. ओके, तो अब क्वेश्चन इज दैट कि सीक्रेशन को कैसे पता चलेगा कि टारगेट ऑर्गन तक कैसे पहुंचना है, क्योंकि ब्लड तो पूरी बॉडी में फ्लो होता है, तो टारगेट ऑर्गन तक कैसे पहुंचना है? वो तो पूरी बॉडी में जाएगा सीक्रेशन। इसका आंसर ये है कि इनमें सीक्रेशन में होते हैं रिसेप्टर्स। क्या होते हैं? रिसेप्टर्स। इन रिसेप्टर्स को पता है कि हमें कहाँ बाइंड होना है, क्योंकि रिसेप्टर में क्या सिस्टम होता है? की एंड लॉक सिस्टम होता है। किसी भी लॉक के लिए उसकी की स्पेसिफिक होती है, राइट? तो रिसेप्टर्स को पता है कि उन्हें कहाँ बाइंड होना है, क्योंकि इनकी स्पेसिफिक की है जो पर्टिकुलर लॉक पे ही जाके बाइंड होगी। इसीलिए ये सीक्रेशंस तो ब्लड में चले जाते हैं, लेकिन इन सीक्रेशन के जहाँ रिसेप्टर्स प्रेजेंट होंगे, जहाँ इनकी बाइंडिंग साइट प्रेजेंट होगी, ये वहीं जाके बाइंड होंगे, तो इसीलिए ये स्पेसिफिक हो जाता है। लेकिन एक्सोक्राइन में क्या होता है? जो ग्लैंड है वो एक डक्ट में सीक्रेशन को सीक्रेट करती है और वो ही सीक्रेशन टारगेट ऑर्गन में डक्ट के थ्रू जाता है। ठीक है, तो ये डिफरेंस समझ में आया एक्सोक्राइन डक्ट के साथ एंडोक्राइन डक्टलेस ग्लैंड। These are ductless gland which secrete their secretions in blood and blood carries their secretion to the target organ. ठीक है, ये डेफिनेशन हुई एंडोक्राइन की। जो हम एंडोक्राइन सिस्टम में डिजीज पढ़ेंगे वो इन एंडोक्राइन ग्लैंड के सीक्रेशन से रिलेटेड डिजीज होगी। ठीक है, एंडोक्राइन सिस्टम में फर्स्ट डिजीज है डायबिटीज़। डायबिटीज़ आपको पता है बहुत ही कॉमन डिजीज़ है। अब डायबिटीज़ होता क्या है? डायबिटीज़ मीन्स मेटाबॉलिक डिसऑर्डर। इन दिस डिजीज अल्टर द मेटाबॉलिक सिस्टम। मेटाबॉलिक सिस्टम मीन्स मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड्स, प्रोटीन इज अल्टर्ड। जो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और लिपिड की मेटाबॉलिक जैसी होनी चाहिए वैसी नहीं होती है, मेटाबॉलिक डिक्रीज हो जाती है। मेटाबॉलिक सिस्टम डिक्रीज होने से बॉडी में डिजीज कंडीशन हो जाती है। अब मेटाबॉलिज्म क्यों डिक्रीज होती है? इसका रीज़न क्या है? 3 टर्म्स आप इसमें पढ़ोगे। फर्स्ट इज हाइपरग्लाइसेमिया। हाइपरग्लाइसेमिया मीन्स एक्सेस अमाउंट में ग्लूकोज का बनना। अब क्वेश्चन इज दैट कि ग्लूकोज तो इम्पॉर्टेंट होता है बॉडी के लिए। ग्लूकोज मीन्स एनर्जी, और एनर्जी तो जितनी मिले उतनी कम है। फिर ग्लूकोज की अमाउंट ज़्यादा होने से डिजीज़ कैसे बन रही है, उसका भी आंसर अभी बताएंगे। हाइपरग्लाइसेमिया। सेकेंड इज हाइपरलिपिडेमिया, जो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। हाइपरलिपिडेमिया यानी लिपिड की अमाउंट ज़्यादा होना बॉडी में, और लिपिड के अमाउंट ज़्यादा होने से बॉडी में क्या प्रॉब्लम होती है वो आपको पता है। ब्लॉकेज हो जाती है वेसल्स में, आर्टरीज में ब्लॉकेज होने से ब्लड फ्लो सफ़र करता है। ठीक है, हाइपरग्लाइसेमिया, हाइपरलिपिडेमिया एंड ग्लाइकोसूरिया, ये 3 कंडीशंस है। हाइपरग्लाइसेमिया, हाइपरलिपिडेमिया एंड ग्लाइकोसूरिया। इन तीनों कंडीशन की वजह से मेटाबॉलिक डिस्टर्ब हो जाती है और उसकी वजह से डिजीज़ होती है डायबिटीज़। यानी इन तीनों की वजह से कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स एंड लिपिड्स की मेटाबॉलिक जैसी होनी चाहिए वैसी नहीं होती है। दीज 3 factors altered the metabolic system of body and that cause diabetes. Is that clear?
अब हाइपरग्लाइसीमिया मैंने आपको बताया कि ग्लूकोज इंक्रीज हो जाता है। ग्लूकोज का सीक्रेशन इंसुलिन ग्लूकोज बनाना ज़्यादा अमाउंट में स्टार्ट कर देता है, लेकिन ग्लूकोज की वजह से प्रॉब्लम ये होती है कि एक्सेस अमाउंट में ग्लूकोज बन रहा है और उसका यूज़ उतना नहीं हो रहा है, जिससे क्या होती है, बॉडी का शुगर लेवल इंक्रीज हो जाता है और इसे हम बोलते हैं डायबिटीज़। क्योंकि अगर कोई चीज़ वेस्टेज है बॉडी में, एक्सेस अमाउंट में बन रही है, तो वो क्या डिजीज़ कॉज कर देती है। इसीलिए जितनी इनफ अमाउंट चाहिए हमें उतनी ही अमाउंट बननी चाहिए हमारी बॉडी में। इससे ज़्यादा एक्सेस अमाउंट में अगर फॉर्मेशन हो रहा है, दैट कॉज डिजीज़। तो डायबिटीज़ की डेफिनेशन क्या होगी? डायबिटीज़ इज़ अ chronic metabolic disorder in which hyperlipidemia, hyperglycemia, glycosuria, these three factors cause altered the metabolism of carbohydrate, lipids and protein. या फिर आप इसको ऐसे बोल सकते हो, डायबिटीज इज द chronic metabolic disorder which is characterized by hyperlipidemia, hyperglycemia, glycosuria, and these three factors alter the metabolism of carbohydrate, lipids and protein. Okay? तो ये क्या हो गई डेफिनेशन ऑफ डायबिटीज। नाउ डायबिटीज मेलाइटस। डायबिटीज मेलाइटस क्या होता है? डायबिटीज मेलाइटस स्टार्ट होता है ओबेसिटी एंड लोअर फिजिकल एक्टिविटी। मीन्स आपने बहुत ज़्यादा वेट गेन कर लिया है और आपकी फिजिकल एक्टिविटीज़ बहुत कम है, यानी बॉडी मूवमेंट बहुत कम है और वेट गेन ज़्यादा हो गया है। इसकी वजह से क्या होता है? एबनॉर्मल सेंसिटिविटी ऑफ इंसुलिन। बहुत ज़्यादा वेट गेन करने से, ओबेसिटी से और फिज़िकल एक्टिविटी कम करने से इंसुलिन की जो सेंसिटिविटी है वो एबनॉर्मल हो जाती है। और इंसुलिन अगर जितनी अमाउंट में सीक्रेट होना चाहिए उतनी अमाउंट में सीक्रेट नहीं होके एक्सेस या लो अमाउंट में सीक्रेट हो रहा है, जिसकी वजह से बीटा सेल्स का लॉस होता है। अभी बीटा सेल्स क्या होती है? ये पैनक्रियास की सेल्स होती है जो इंसुलिन सीक्रेट करती है। तो लॉस ऑफ बीटा सेल्स कॉज डायबिटीज मेलाइटस। समझ आया? वेट गेन हुआ, लोअर फिजिकल एक्टिविटी, उसकी वजह से इंसुलिन की सेंसिटिविटी एबनॉर्मल हो गई। जो अमाउंट में इंसुलिन सीक्रेट होना चाहिए उससे ज़्यादा या कम अमाउंट में सीक्रेट हो रहा है। उसकी वजह से क्या हुआ? लॉस ऑफ बीटा सेल्स। बीटा सेल्स पैनक्रेटिक सेल्स विच सीक्रेट द इंसुलिन। बीटा सेल्स के लॉस होने से जो डायबिटीज़ होती है उसे बोलते हैं डायबिटीज़ मेलाइटस। तो डायबिटीज़ मेलाइटस की डेफिनेशन समझ में आई आपको? आफ्टर द डेफिनेशन एंड इंट्रोडक्शन ऑफ डायबिटीज़ मेलाइटस, नाउ टाइप्स ऑफ डायबिटीज़ मेलाइटस। टाइप्स ऑफ डायबिटीज़ मेलाइटस में 3 टाइप्स है। टाइप फर्स्ट जिसे हम बोलते हैं IDDM means insulin dependent diabetes mellitus. Second is type second DM, इसको बोलते हैं NDDM non insulin dependent diabetes mellitus. Third is gestational diabetes. अब होता क्या है? टाइप फर्स्ट डायबिटीज़ मेलाइटस मीन्स इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ मेलाइटस। इसमें इंसुलिन की डेफिशिएंसी होती है और इंसुलिन की डेफिशिएंसी से मैंने आपको बताया लॉस ऑफ बीटा सेल्स, जो कि पैनक्रेटिक सेल्स है। बीटा सेल्स का लॉस होने लगता है। नेक्रोसिस कंडीशन ऑफ बीटा सेल्स, सेल डेथ को नेक्रोसिस बोलते हैं। तो इंसुलिन की डेफिशिएंसी की वजह से बीटा सेल्स का लॉस होने लगता है और इससे कॉज होती है डायबिटीज। ये नॉर्मली चिल्ड्रन में होती है। ओके, सेकेंड टाइप इज NDDM यानी नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटस। इसमें इंसुलिन का कोई रोल नहीं है, यानी इंसुलिन की डेफिशिएंसी की वजह से डायबिटीज़ नहीं हो रही है। इंसुलिन तो प्रॉपर सीक्रेट हो रहा है, बट डिलेड सीक्रेशन ऑफ इंसुलिन, यानी जिस टाइम पे इंसुलिन की नीड है उस टाइम से डिले हो रहा है। और जो पेरिफेरल
टिश्यूज़ है, पेरिफेरल सिस्टम की जो टिश्यूज़ है वो इसमें क्या करते हैं, रेजिस्टेंस कॉज करते हैं इस इंसुलिन के सीक्रेशन में। इसकी वजह से डायबिटीज़ मेलाइटस होता है। ये नॉर्मली 40+ ईयर्स के लोगों में होती है, यानी एजेड लोगों में होती है, 40+% में होती है। थर्ड इज गैस्टेशनल डायबिटीज़। गैस्टेशनल डायबिटीज़ इसको हम डिजीज़ या डिसऑर्डर नहीं कह सकते, ये एक कंडीशन होती है प्रेगनेंसी, ओनली प्रेगनेंसी की कंडीशन में जब मेटाबॉलिक एल्टर्ड होती है और मेटाबॉलिज्म डिस्टर्ब हो जाता है, उस टाइम पे डायबिटीज़ होने के चांसेस होते हैं, क्योंकि फीमेल की एक्टिविटी कम हो जाती है और वेट गेन ज़्यादा हो जाता है, जिसकी वजह से मैंने आपको बताया था एबनॉर्मल सेंसिटिविटी ऑफ इंसुलिन, और एबनॉर्मल सेंसिटिविटी ऑफ इंसुलिन कॉज डायबिटीज़। इसलिए गैस्टेशनल डायबिटीज़ प्रेगनेंसी की कंडीशन में ही होती है। ये ज़रूरी नहीं है कि बाद में भी रेगुलर रहे, हो सकता है प्रेगनेंसी एंड होने के बाद में डायबिटीज़ भी ख़त्म हो जाए। तो ये थे टाइप फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। फर्स्ट में इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़, सेकंड में नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ एंड थर्ड इज गैस्टेशनल डायबिटीज़। नाउ कॉजेज ऑफ डायबिटीज़ मेलाइटस, टाइप फर्स्ट, टाइप सेकंड एंड गैस्टेशनल डायबिटीज़, तीनों के कॉजेज मैं साथ में बता रही हूँ। फर्स्ट इज जेनेटिक फैक्टर्स। जेनेटिक फैक्टर्स में इनहेरिटेंस मीन्स अगर फैमिली में आपके फादर या मदर को डायबिटीज़ है तो चांसेस है कि आपको भी डायबिटीज़ मिल सकती है इनहेरिटेंस में, ठीक है। तो जेनेटिक फैक्टर्स मीन्स फैमिली से हमें ये डायबिटीज़ मिल सकती है बाय जीन। सेकंड इज एनवायरमेंटल फैक्टर्स। एनवायरमेंटल फैक्टर्स मीन्स वायरस, इन्फेक्शंस, इनकी वजह से बॉडी का मेटाबॉलिक सिस्टम क्या हो जाता है, वीक हो जाता है, और इसकी वजह से डायबिटीज़ होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। थर्ड इज इंसुलिन रेजिस्टेंस। जो मैंने टाइप सेकंड में आपको बताया था कि इंसुलिन की अमाउंट तो बॉडी में बन रही है, लेकिन उसका जो यूज़ है वो उतना नहीं हो पा रहा है जितनी अमाउंट में बन रहा है, एंड डिलेड सीक्रेशन ऑफ इंसुलिन दैट कॉज डायबिटीज़ मेलाइटस। एंड पेरिफेरल टिश्यूज़ क्या करते हैं, इसमें रेजिस्टेंस बनाते हैं। फोर्थ इज कॉन्स्टिट्यूशनल रीजंस। इसमें आता है ओबेसिटी, वेट ज़्यादा गेन कर लेना, एंड लो फिजिकल एक्टिविटी यानी एक्सरसाइज में कमी। जेनेटिक फैक्टर्स, एनवायरमेंटल फैक्टर्स, इंसुलिन रेजिस्टेंस, कॉन्स्टिट्यूशनल, जिसमें ओबेसिटी, लो फिजिकल एक्टिविटीज़ आती है, ठीक है। इसके अलावा जो गैस्टेशनल डायबिटीज़ होती है उसमें मैंने आपको कंडीशन बताई थी कि ये प्रेगनेंसी की कंडीशन में होता है। प्रेगनेंसी में क्या होता है, प्लेसेंटा हार्मोन रिलीज करता है। प्लेसेंटा क्या होता है, प्लेसेंटा एक कनेक्टिंग लिंक होती है मदर और बेबी के बीच में, और जिसकी वजह से जो फूड इनटेक मदर करती है वो बेबी तक पहुंचता है, और जो एक्सक्रीट मैटर है वो मदर की बॉडी से निकलता है, ठीक है। तो प्लेसेंटा हार्मोन रिलीज करता है, जिसकी वजह से जो मदर है उसकी बॉडी इंसुलिन की इफ़ेक्टिविटी के लिए सेंसिटिव हो जाती है, और जिसकी वजह से ब्लड में शुगर का लेवल बढ़ जाता है, ठीक है। तो प्लेसेंटा हार्मोन की वजह से सेंसिटिविटी फॉर इंसुलिन इंक्रीज़ हो जाती है और ब्लड शुगर इंक्रीज़ हो जाती है बॉडी में। ये होती है गैस्टेशनल कंडीशन में। इसके अलावा ऑटो इम्यून फैक्टर्स जो हमारे इम्यून सिस्टम को इफ़ेक्ट करते हैं, इसकी वजह से भी डायबिटीज़ कंडीशन होती है। तो ये है कॉजेज़ ऑफ डायबिटीज़ मेलाइटस, जेनेटिक फैक्टर्स, एनवायरमेंटल, इंसुलिन रेजिस्टेंस, कॉन्स्टिट्यूशनल और गैस्टेशनल पीरियड वाले,
और ऑटो इम्यून फैक्टर्स। दीज आर फैक्टर्स फॉर डायबिटीज़। नाउ क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन ऑफ डायबिटीज़ मेलाइटस। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस में क्या है? फर्स्ट इज हाइपरग्लाइसेमिया कंडीशन, जो मैंने आपको बताई, ग्लूकोज की अमाउंट इंक्रीज होना। ग्लाइकोसूरिया, ग्लाइकोसूरिया क्या होती है कंडीशन? इसमें यूरिन में ग्लूकोज का अमाउंट इंक्रीज हो जाता है, यानी ग्लूकोज लेवल इंक्रीज इन यूरिन, दैट इज कॉल्ड ग्लाइकोसूरिया कंडीशन। पॉलीयूरिया, पॉलीयूरिया मीन्स एक्सेस यूरिनेशन, यानी यूरिन का एक्सक्रीशन एक्सेस में होता है और फ्रीक्वेंसी इंक्रीज हो जाती है यूरिनेशन की। ब्लड विजन, ब्लड विजन मीन्स आईसाइट वीक हो जाती है, आइज क्या हो जाती है? वीक। पॉलीडिप्सिया कंडीशन, पॉलीडिप्सिया कंडीशन मीन्स थर्स्ट का बढ़ना, प्यास बढ़ती है, बार बार प्यास लगती है, इसे बोलते हैं पॉलीडिप्सिया कंडीशन। पॉलीफैगिया मीन्स हंगर का बढ़ना, बार बार भूख लगना। कीटो एसिडोसिस, कीटो एसिडोसिस क्या होता है? डिग्रेडेशन ऑफ फैट, फैट के डिग्रेडेशन की वजह से कीटोन बॉडी का बनना इंक्रीज हो जाता है, यानी कीटोन बॉडीज इंक्रीज हो जाती है, फॉर्मेशन ऑफ कीटोन बॉडीज, दैट इज कॉल्ड कीटो एसिडोसिस, डिग्रेडेशन ऑफ फैट की वजह से। इंक्रीज्ड हंगर, जो मैंने बताया पॉलीफैगिया कंडीशन। थर्स्ट मैंने बताया पॉलीडिप्सिया। यूरिनेशन, जो मैंने बताया पॉलीयूरिया। तो ये कंडीशंस, ये क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस है डायबिटीज़ मेलाइटस की। हाइपरग्लाइसेमिया, ग्लाइकोसूरिया, पॉलीयूरिया, ब्लड विजन, पॉलीडिप्सिया, पॉलीफैगिया, कीटो एसिडोसिस, इंक्रीज्ड हंगर, थर्स्ट, यूरिनेशन। स्लो हीलिंग, अगर कोई चोट लग जाती है, कोई घाव वाउंड हो जाता है, तो उसकी हीलिंग क्या होती है? बहुत स्लो होती है, बहुत ही लंबे टाइम तक वो सही नहीं होता, उसकी हीलिंग नहीं हो पाती। एंड टायर्डनेस, थकान रहती है। ये क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस है डायबिटीज़ मेलाइटस की। आफ्टर द क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन, नाउ डायग्नोसिस ऑफ डायबिटीज़ मेलाइटस। डायग्नोस कैसे करेंगे डायबिटीज़ मेलाइटस को? फर्स्ट इज OGT टेस्ट। OGT टेस्ट मीन्स ऑरल ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट। इस टेस्ट से पता लगाया जाता है कि डायबिटीज़ कंडीशन है या नहीं, ग्लूकोज की टॉलरेंस कितनी है। ब्लड टेस्ट, ब्लड टेस्ट बहुत नॉर्मल है, जिसमें हम शुगर टेस्ट करते हैं, ब्लड में ग्लूकोज का लेवल टेस्ट करते। हमने देखा होगा एक मशीन होती है जिससे यहाँ फिंगर से ब्लड के एक ड्रॉप लेके और उसमें ग्लूकोज के अमाउंट का टेस्ट किया जाता है, जिसे हम शुगर टेस्टिंग मशीन कहते हैं। तो ये है ब्लड टेस्ट। थर्ड इज यूरिन टेस्ट। यूरिन टेस्ट मीन्स ग्लाइकोसूरिया, जो कंडीशन मैंने बताई थी, ग्लूकोज की यूरिन में प्रेजेंस, यानी ग्लूकोज लेवल इन यूरिन, ये चेक की जाती है यूरिन टेस्ट में, यानी यूरिन में कितना ग्लूकोज प्रेजेंट है। और ब्लड में ग्लूकोज की कंडीशन ब्लड टेस्ट से पता की जाती है। ये है डायग्नोसिस ऑफ डायबिटीज़ मेलाइटस। आफ्टर क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस, डायग्नोसिस, नाउ ट्रीटमेंट ऑफ डायबिटीज़ मेलाइटस। ट्रीटमेंट जैसे मैंने आपको बाकी डिजीज़ में बताया था, नॉन फार्माकोलॉजिकल एंड फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट। यहाँ डायबिटीज़ मेलाइटस में नॉन फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट, जो हम लाइफ स्टाइल को इम्प्रूव करके डिजीज़ को क्योर कर सकते हैं। तो नॉन फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट में डायबिटीज़ में क्या क्या है? फर्स्ट इज टेक प्रोटीनियस डाइट, यानी प्रोटीन आपको डाइट में इंक्रीज करना है, और अवॉइड किसको करना है? फैट एंड कार्बोहाइड्रेट, यानी डाइट में आपको ऐसे सप्लीमेंट्स लेने हैं जिनमें प्रोटीन ज़्यादा हो और फैट और कार्बोहाइड्रेट कम हो। नॉन फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट ऑफ डायबिटीज़ मेलाइटस मीन्स लाइफ स्टाइल को इम्प्रूव कैसे करके हम डिजीज़ को क्योर कर सकते हैं। सेकंड इज स्वीट फूड को अवॉइड करना है, जिसमें स्वीटनेस ज़्यादा है, शुगर ज़्यादा है, उस फूड को हमको क्या करना है? अवॉइड करना है। थर्ड इज बॉयल और स्टीम्ड फूड हमें यूज़ करना है, और फ्राइड या ऑयली फूड
अवॉइड करना है, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट और फैट्स नहीं लेनी है, स्वीट फूड नहीं लेना है, फ्राइड और ऑयल फूड नहीं लेना है जिसमें फ्राइड मतलब जो ऑयल में बना है बहुत ज़्यादा एक्सेस अमाउंट में, जिसमें ऑयल है, जिसमें कलर्स यूज़ किए हैं, वो फूड हमें यूज़ नहीं करना है। हमें बॉयल और स्टीम्ड फूड यूज़ करना है। फोर्थ इज एक्सरसाइज, यानी फिज़िकल एक्टिविटी। फिज़िकल एक्टिविटी प्रॉपर करनी है ताकि हमारी बॉडी के मेटाबॉलिक सिस्टम स्ट्रॉन्ग हो। फिज़िकल एक्टिविटी इंक्रीज़ करनी है और वेट को क्या करना है, हमको कम करना है, वेट को कंट्रोल में रखना है। इसीलिए ओबेसिटी को भी हमको कम करना है, फिज़िकल एक्टिविटी इंक्रीज़ करनी है। एंड वाटर इनटेक बॉडी में इंक्रीज़ करना है, क्योंकि पॉलीयूरिया कंडीशन है तो वाटर का एक्सक्रीशन भी बहुत ज़्यादा है, इसीलिए वाटर के अमाउंट बॉडी में कम ना हो, इसलिए वाटर इनटेक को इंक्रीज़ करना है। ये है नॉन फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट ऑफ डायबिटीज़ मेलाइटस। प्रोटीन इंक्रीज़ करना है, बॉयल और स्टीम्ड फूड लेना है, फिज़िकल एक्टिविटी इंक्रीज़ करनी है, वाटर इनटेक इंक्रीज़ करना है। अवॉइड करना है फैट, कार्बोहाइड्रेट, स्वीट फूड, फ्राइड फूड और वेट को कम करना है। आफ्टर द नॉन फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट, नाउ फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट ऑफ डायबिटीज़। फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट में हम ड्रग्स का यूज़ करते हैं जब कंडीशन सीरियस हो जाती है और लाइफस्टाइल को इम्प्रूव करके डिजीज़ क्योर नहीं होती है, तब हम ड्रग्स का यूज़ करते हैं। तो फर्स्ट इज़ ऑरल हाइपोग्लाइसेमिक ड्रग। ऑरल हाइपोग्लाइसेमिक, मैंने आपको बताया था कि हाइपरग्लाइसेमिया कंडीशन की वजह से डायबिटीज़ होती है, तो उस हाइपरग्लाइसेमिया कंडीशन को हमें चेंज करना है हाइपोग्लाइसेमिक कंडीशन में। तो ऑरल हाइपोग्लाइसेमिक ड्रग्स है टॉलब्यूटामाइड और ग्लिपिजाइड। ये एग्जांपल है ऑरल हाइपोग्लाइसेमिक ड्रग्स की। सेकंड इज हर्बल ड्रग। हर्बल ड्रग में एग्जांपल है ग्वारगम और स्टीविया। इन हर्बल ड्रग का यूज़ करके भी हम बॉडी में ग्लूकोज लेवल को कम कर सकते हैं और डायबिटीज़ कंडीशन को नॉर्मल कर सकते हैं। थर्ड इज फर्स्ट जनरेशन ड्रग। फर्स्ट जनरेशन ड्रग फॉर डायबिटीज़, दिस इज टॉलब्यूटामाइड। टॉलब्यूटामाइड बहुत ही कॉमन ड्रग है जो आपको नॉर्मल मार्केट में भी मिल जाएगी। सेकेंड जनरेशन ड्रग, सेकेंड जनरेशन ड्रग है ग्लिपिजाइड और ग्लिबेनक्लेमाइड। ग्लिपिजाइड और ग्लिबेनक्लेमाइड ये सेकेंड जनरेशन ड्रग है डायबिटीज़ के लिए। ग्लिपिजाइड का भी एग्जाम्पल बहुत ही कॉमन है। फिफ्थ इज मैग्लिटिनाइड एनालॉग्स। मैग्लिटिनाइड एनालॉग्स इसमें है नैटिग्लिनाइड और रेपाग्लिनाइड। नैटिग्लिनाइड और रेपाग्लिनाइड, आपने एक चीज़ नोटिस की होगी, यहाँ पे IDE हर ड्रग में कॉमन पीछे आपको मिल जाएगा। तो IDE ये इन ड्रग्स के लास्ट में ऐड किया जाता है। टॉलब्यूटामाइड, ग्लिपिजाइड, ग्लिबेनक्लेमाइड, नैटिग्लिनाइड, रेपाग्लिनाइड और टॉलब्यूटामाइड, यही एग्जाम्पल्स है जो डायबिटीज़ मेलाइटस की ड्रग्स है। ठीक है, इनका काम क्या होता है, बॉडी में ग्लूकोज लेवल को कम करना, बॉडी में शुगर लेवल को कम करना, जिससे नॉर्मल कंडीशन हो। तो ये ड्रग्स है डायबिटीज़ मेलाइटस के लिए, जिसमें टॉलब्यूटामाइड और ग्लिपिजाइड बहुत ही कॉमन ड्रग है। इसके अलावा सर्जरीज भी यूज़ की जाती है डायबिटीज़ को क्योर करने के लिए। सर्जरीज कौन कौन सी यूज़ की जाती है? सर्जरीज में होता है बीटा सेल्स ट्रांसप्लांटेशन। बीटा सेल्स की डेथ होने की वजह से डायबिटीज़ होती है। मैंने आपको बताया था नेक्रोसिस ऑफ बीटा सेल्स। तो सर्जरी में क्या किया जाता है, इन बीटा सेल्स को ट्रांसप्लांट किया जाता है। जो डेड बीटा सेल्स है उनको निकाल के उनकी जगह दूसरी बीटा सेल्स को चेंज किया जाता है। सेकंड इज किडनी ट्रांसप्लांटेशन, क्योंकि यूरिन में ग्लूकोज लेवल इंक्रीज हो रहा है, यानी किडनी का वर्क प्रॉपर नहीं हो रहा, तो किडनी ट्रांसप्लांटेशन भी इसमें सर्जरी की जाती है। थर्ड इज वेट, ओबेसिटी के लिए सर्जरी की जाती है, जिससे वेट को कंट्रोल किया जाता है और वेट को कम किया जाता है, फैट को हटाया जाता है बॉडी में। ठीक है,
तो ये 3 सर्जरीज है, बीटा सेल्स ट्रांसप्लांटेशन, किडनी ट्रांसप्लांटेशन और वेट मैनेजमेंट। ये 3 सर्जरीज की जाती है डायबिटीज़ को क्योर करने के लिए, और ये ड्रग्स है जो डायबिटीज़ में यूज़ की जाती है। ठीक है, तो डायबिटीज़ मेलाइटस में इतना ही, रिमेनिंग चैप्टर हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।